जी स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे AWS की एक नई सर्विस जिसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। इसको हमने शुरू शुरू में डिस्कस किया था जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि एक सर्विस होती है लेमडा। लेमडा क्या होता है? AWS लेमडा एक कंप्यूट सर्विस होती है। जिस तरह कंप्यूट सर्विस के अंदर EC2 आता है, इलास्टिक बीन स्टॉक आता है, लोड बैलेंसर आता है, ऑटो स्केलिंग आता है, इसी तरह कंप्यूटर सर्विस के अंदर एक और सर्विस आती है, लैम्डा सर्विस आती है। लेकिन ये जो लैम्डा सर्विस है ये आपके पास सर्वरलेस सर्विस है। ठीक है। सर्वरलेस का मतलब क्या होता है? एक होता है सर्वर और एक होता है सर्वरलेस। जहाँ पे आपको आपको सर्वर की जरूरत पड़ रही है उसका मतलब होता है सर्वर, और जहाँ पे आपको सर्वर की जरूरत नहीं पड़ रही उसका मतलब होता है सर्वरलेस। ठीक है। अब सर्वरलेस का मतलब ये नहीं है कि इस ये अगर हम लैम्डा सर्विस को यूज करेंगे तो इसके बैकएंड पे कोई सर्वर रन नहीं हो रहा। इसका ये मतलब नहीं है। अगर हम कोई लैम्डा सर्विस यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैकएंड के ऊपर किसी EC2 के ऊपर ही चल रही होगी, किसी सर्वर के ऊपर ही रन हो रही होगी। लेकिन जिस EC2 या सर्वर के ऊपर वो रन हो रही है उसको मैनेज करना हमारा काम नहीं है। उसको हम नहीं बनाएंगे, उसको मैनेज नहीं करेंगे। उसके पैचेस थ्रू सिस्टम मैनेजर के थ्रू हम उसको पैचेस नहीं लगाएंगे। विंडो मेंटेनेंस वाला काम, वो सारा काम हम खुद नहीं करेंगे। वो AWS वाले खुद करेंगे परफॉर्म। ठीक है। हम सिर्फ लैम्डा यूज करेंगे जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आता है। सिर्फ लैम्डा को हमने सर्विस को यूज करना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्वलेस सर्विस। तो लैम्डा आपके पास एक कंप्यूट सर्वलेस सर्विस होती है जिसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्वलेस का ये मतलब होता है सिर्फ। यहाँ पे ना दोबारा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह, जिस तरह ने पढ़ा था, कुछ सर्विसेज होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के अंदर आती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर आती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर आती हैं। तो वहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो जो ना उसको मैनेजमेंट का होता है। चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की ज़्यादा होती है, प्लेटफॉर्म के अंदर ज़रा कम हो जाती है, सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मजीद कम हो जाती है। इसी तरह जो सर्वलेस वाली सर्विस होती हैं वहाँ पे हमें चीज़ों को मैनेज नहीं करना पड़ता। सिर्फ कोड को रखना पड़ता है और उसको मॉनिटर करना पड़ता है। बाकी सारे काम इंस्टॉल करना, अपडेट करना, प्रोविजन करना, पैचेस लगाना, वो सारे काम कौन करता है? AWS खुद करता है। यहाँ बताया भी हुआ है कि अगर आप यही काम आप ट्रेडिशनल के ऊपर करते हो, ऑन प्रेमिसेस के ऊपर करते हो, तो वहाँ पे सारे स्टेप्स आपको खुद परफॉर्म करने पड़ेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप सर्वलेस कोई सर्विस यूज कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है? अपना कोड रन करना है और उसको मॉनिटर करना है कि बाद में किस तरह रन हो रहा है। सिर्फ ये दो चीजें करनी है, बाकी तमाम काम जो है ना वो खुद परफॉर्म करेगा AWS वाले। ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम EC2 चलाते हैं, अगर हम EC2 यूज करते हैं, EC2 को अपना एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट हम रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उस EC2 को बाद में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, उसका वर्जन कौन सा है, उसको अपडेट किस तरह करना है, पैचेस कौन से लगाने हैं, वो सारा काम किसके थ्रू करेंगे? सिस्टम मैनेजर के थ्रू करेंगे। ठीक है। तो इसलिए वहां पे सर्वर को हम खुद मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लैम्डा होता है क्या आपके पास? मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है इसलिए मैं जरा स्लो बात कर रहा हूँ आपसे। क्या भाई? तो यहाँ पे देखें, लैम्बडा क्या होता है? फुली मैनेज सर्वलेस कंप्यूटर सर्विस। यहाँ पे आपको लफ्ज़ से पता चल रहा है फुली मैनेज्ड। हमने बहुत से सबसेट पढ़ी थी जहाँ पे हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि फुली मैनेज का मतलब क्या होता है। इसको हमने कई सर्विस के साथ डिस्कस किया है। क्या मुझे बता सकते हैं जो फुली मैनेज का वर्ड है किस किस के साथ आता है? किस किस सर्विस के साथ हमने पढ़ा था इसको, फुली मैनेज्ड? सर ये मेरे ख्याल से ये SaaS प्लेटफॉर्म है। हाँ, हमने जो है ना इसको पढ़ा था। जो डेटाबेस थी वहां पे फुली मैनेज नहीं पढ़ा था, वहां पे मैनेज पढ़ा था।
तो डेटाबेस आपके पास होती है मैनेज सर्विसेज होती हैं, ठीक है, मैनेज सर्विसेज होती हैं। तो उसके बाद जो फुली मैनेज पढ़ा था वो हमने पढ़ा था S3 के साथ, ठीक है, ये वर्ड हमें वहां पे मिला था फुली मैनेज S3 के साथ। और आई थिंक इसको मैंने लास्ट मिनी स्टॉक के साथ भी पढ़ा था, ठीक है। तो फुली मैनेज का मतलब यही होता है कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज मैनेज नहीं करना पड़ती, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ यहाँ पे अपना काम करते हो। फुली मैनेज सर्वलेस कंप्यूट सर्विस, ये आपने याद रखना है इसका नेम, फुली मैनेज सर्वलेस कंप्यूट सर्विस है। इवेंट ड्रिवन इन्वोकेशन, कि यहाँ पे जो ना अगर कोई इवेंट हैपन होता है तो फिर आपका काम होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सर्विस को हम बोलते हैं इवेंट ड्रिवन इन्वोकेशन। सब सेकंड मीटरिंग, यहाँ पे आपका जो काम है जल्दी में हो जाता है। रन टाइम ऑफ अ फंक्शन लिमिटेड टू मैक्सिमम 15 मिनट्स। इसको आप सभी यूज कर सकते हो कि अगर आपको कोई ऐसा काम है जो शॉर्ट टर्म के लिए है, या आपको कोई ऐसा काम है कि आपको ना वहाँ पे आपको पता है कि विद इन 15 मिनट्स मेरा काम हो जाएगा, वहाँ पे आप फिर अलग से EC2 सर्वर नहीं बनाओगे, ठीक है। आपको वहाँ पे EC2 सर्वर नहीं बनाना पड़ेगा। आप क्या करो, कुछ शॉर्ट कामों को करने के लिए आप AWS लैम्बडा का भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास सर्वलेस सर्विस है, ठीक है। अगर आप अपना ऐसे कामों करवाने के लिए हम EC2 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन EC2 को हम तब यूज करते हैं, सर्वर को हम तब बनाते हैं जब हमने लॉन्ग टर्म लेके चलना होता है। अगर आप कोई छोटे से काम है, कोई आपके जो ना इवेंट ड्रीमन इन्वोकेशन वाले काम है, या बैच प्रोसेसिंग वाले काम है, तो उसका आप उसको लिए यूज कर सकते हो AWS लैम्बडा, जिसको आपको पता है कि अगर अभी कोई ऐसा काम है जो विद इन 15 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। कोई कोड मैंने लिखा है, कोई स्क्रिप्ट लिखा है, आपने कोड का कोई इंस्ट्रक्शन दी है, वो विद इन 15 मिनट्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए आप जो है लैम्बडा का यूज कर सकते हो। तो आपने इसका याद रखना है, रनिंग टाइम जो है ना फंक्शन का, ये होता है हमारे पास 15 मिनट्स। मल्टीपल लैंग्वेज आर सपोर्टेड, यहाँ मल्टीपल लैंग्वेज का आपको सपोर्ट देखने को मिलती है। लाइक यहाँ पे देख लें कि होता क्या है। You can set up your code to automatically trigger from other AWS services, or you can call it directly from any web or mobile applications। आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको आगे जाकर करते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। लाइक यहाँ पे देखें, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, यहाँ पे होगा क्या, AWS Lambda enable code to run without provisioning or managing server। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लैम्डा सर्विस होती है वहां पे हमें कोई सर्वर नहीं बनाना पड़ता, कोई EC2 बनाना नहीं पड़ता, उसके मैनेज नहीं करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है अपलोड योर कोड टू AWS लैम्बडा। अपना कोड को वहां पे अपलोड करते हैं। कोड के अंदर क्या होगा, कोड के अंदर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी होगी उसको कि हमारा ये काम है, उसको आपने इस तरह से करना है, इस तरीके से करना है, वो भी आप इंस्ट्रक्शन को दे सकते हैं, ठीक है। तो वो कोड वहां पे आप लैम्बडा के ऊपर अपलोड करेंगे। सेट अप योर कोड टू ट्रिगर फ्रॉम अदर एडमिन सर्विसेज HTTP endpoint एंड एप्लीकेशन एक्टिविटी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम उसको ये बताएंगे जो कोड है इसने रन कब होना है, ठीक है, क्या चीज होगी तो हमारा कोड रन होगा। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं। थर्ड के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं AWS लैम्बडा रन्स योर कोड ओनली व्हेन ट्रिगर्ड। जब भी कोई इवेंट हैपन होता है तो आपका जो कोड ट्रिगर हो जाता है, रन होता है, ठीक है। पे फॉर कंप्यूट टाइम यूज, तो जितनी देर के लिए वो रन होगा, 1 से लेकर 15 मिनट के दरमियान तक, जितनी देर के लिए रन होगा उतनी देर के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर 15 मिनट ज्यादा कोई टाइम देगा कोई कोड कोई फंक्शन रन होने में, तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है ना वो आपका कोड रन नहीं होगा या वो फेल हो जाएगा, वो काम जो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। तो आपने याद रखना चाहिए टाइम लिमिट होती है फंक्शन की या कोड को एग्जीक्यूट करने की, रन होने की, वो होता है पे फॉर कंप्यूट टाइम यूज। जितना कोड रन होगा 1 से लेकर 15 मिनट के दरमियान उतना को पे करना पड़ेगा। जिस तरह जो है ना मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप कहते हो किसी को भाई आप ऐसा करो, आपने एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, ठीक है, और वहां पे आपने क्या करना है, इतनी देर में आपने वापस आना है, ठीक है, 15 मिनट में वापस आना है वहां से, या आपने 10 मिनट में वापस आना है। इस तरह आप किसी को कहते हो कि भाई आप ऐसा करो कि आपने जो ना किसी को इनाम दे दो कि आपने एक डिस्टेंस तक जाना है, ठीक है, और वहां से आपने 15 मिनट के अंदर वापस आना है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के अंदर वापस आएंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, वरना आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। आपने यहाँ से होके दोबारा वापस आना है, 15 मिनट तक वापस आना है। आपने अगर 15 मिनट से लेट हो गए तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब आप फेल हो जाओगे। इसी तरह
यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है ना स्पेसिफाई करते हैं कि आपने जो कोड रन होगा, हमारा फंक्शन रन होगा, उसका जो टाइम लिमिट है 15 मिनट्स होगा हमारा, ठीक है, 1 से लेकर 15 मिनट तक कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसका अपन जो 15 मिनट से याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास लैम्डा होता है उसका यूज केस क्या होता है, आपके उसके रियल टाइम में कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि लाइक यहाँ पे देखें कि होगा क्या। अब फर्ज कर लें यहाँ पे यूजर कैप्चर एन इमेज फॉर द प्रॉपर्टी लिस्टिंग, कि आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जहाँ पे लोग जो ना अपनी इमेज को क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। जिस तरह आपकी गैलरी होती है मोबाइल के अंदर, तो वहां पे आपको ऑप्शन नजर आता है गूगल लेंस का। गूगल लेंस क्या करता है कि आपके जो, जब भी आपकी पिक्चर ओपन करते हो और वहां पे गूगल लेंस यूज करते हो, तो गूगल लेंस आपकी पिक्चर को मॉनिटर करता है और इंटरनेट से उठा के आपको देता है कि इस तरह की पिक्चर्स कहाँ कहाँ पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, इमेज को रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर कैप्चर एन इमेज फॉर द प्रॉपर्टी लिस्टिंग। ये जो यूजर होगा वो क्या करेगा, अपने एक इमेज लेगा, द मोबाइल ऐप अपलोड द न्यू इमेज टू Amazon S3। वो इमेज वो कहाँ पे अपलोड करेगा, जो कंपनी की S3 बकेट होगी वहां पे उसको अपलोड करेगा। A lambda function is triggered and called Amazon recognition। अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे हमने पहले से कोड लिखा होगा, कोड के अंदर हमने क्या इंस्ट्रक्शन दी होगी कि जब भी S3 के अंदर कोई इमेज अपलोड हो इस बकेट के अंदर, तो फौरन से आपने कोड को रन करना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन इन्वोकेशन। अगर एक काम हो तो वो एक काम के होने से दूसरा काम कंप्लीट हो। कि जैसे कोई यूजर S3 के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करता है या कोई इमेज अपलोड करता है, तो उससे क्या हो, लैम्डा फंक्शन इज ट्रिगर, तो वहां पे जो लैम्डा फंक्शन है ना वो ट्रिगर होगा। लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होने का मतलब क्या है कि हमारा कोड वहां पे रन होगा, और रन होने के बाद वो क्या करेगा, जो एक सर्विस होगी Amazon एप्लीकेशन, उसको कॉल करेगा वो। ठीक है, उसको कॉल करेगा। अब Amazon रिकॉग्निशन क्या करेगी, Amazon रिकॉग्निशन एक सर्विस होती है Amazon की, जो क्या काम करती है, रिसीव द इमेज फ्रॉम Amazon S3 एंड रिटर्न लेबल फॉर द प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। वो फिर यूजर को ये बताएगा जिसने इमेज को अपलोड किया है कि एक्चुअली ये जो इमेज है उसके तमाम जो प्रॉपर्टीज है उसको बताएगी, मेटा डाटा, इसकी फाइल साइज क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती है, ये किस चीज से रिलेटेड इमेज है, वो सारी चीजें आपको बताती है। तो इस तरह जो है ना एक आप एग्जांपल ले सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये तो एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ये ले लें कि फर्ज कर लें आप लैम्डा यूज कर रहे हो, ठीक है, कंपनी के जो है ना वो एक S3 बकेट बनी हुई है। अब डिफरेंट लोग क्या करते हैं वहां पे, ऑब्वियसली अगर किसी यूजर ने या किसी कस्टमर ने वहां पे इमेज को अपलोड किया है, ठीक है, कोई फाइल अपलोड की है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हो। आपने वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे आपने ये इंस्ट्रक्शन दी है लैम्डा कोड के अंदर कि जब भी कोई इमेज यहाँ पे अपलोड हुआ है S3 के अंदर, आपने उसका तमाम मेटा डाटा कहाँ पे जाके स्टोर करना है, बैकएंड के ऊपर, डाटाबेस के ऊपर जाके स्टोर कर देना है। डाटाबेस में जाके उसको स्टोर कर देना है। तो यहाँ पे देखें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड होगा S3 के अंदर, तो लैम्डा फंक्शन क्या होगा, ट्रिगर करेगा और उसको किसको कॉल करेगा, डेटाबेस को कॉल करेगा। तो S3 के अंदर जो भी चीजें होंगी वो कहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएंगी, उसका के फाइल साइज क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उस फाइल के अंदर क्या चीज लिखा क्या हुआ है, वो सारी चीजें जो भी एक फाइल का मेटा डाटा होता है वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा। ये दूसरी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस तरह जो है ना आप कोई भी यहाँ से साइट सर्च करते हो, कि आपने जो है ना वो कोई एग्जांपल ले लें आप, कि आपके पास कोई इमेज है, ठीक है, तो उसका आपने ना उसकी फॉर्मेट को चेंज करना है, उसकी एक्सटेंशन को चेंज करना है। लाइक डॉक्स फाइल है तो उसको पीडीएफ में चेंज करना है, ठीक है, जेपीजी फाइल है उसको आप दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है।
ठीक है। तो इस तरह अगर किसी इमेज को आपने चेंज करना है, तो उसके लिए भी आप लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब भी आप अपलोड करेंगे कोई इमेज, ठीक है, तो वहाँ पे लैम्डा फंक्शन जो है वो उसको ट्रिगर करेगा और आपका जो बैकएंड पे काम हो जाएगा। जितनी भी जिस तरह साइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर, आपने कोई इमेज को कन्वर्ट करना है, उसका फॉर्मेट को चेंज करना है, उसकी एक्सटेंशन जो होती है उसको चेंज करना है, तो बैकएंड के ऊपर यही चीजें रन हो रही होती है, लैम्डा फंक्शन रन हो रहा होता है। अब जैसे उसका उस पर अपलोड करते हो सकता है वो अपलोड कहाँ पे हो रही हो, उस कंपनी के एस बकेट के अंदर वो चीज अपलोड हो रही हो, आपने जो भी अपनी इमेज को अपलोड किया है। जैसे वहां पे अपलोड होगी तो लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, उसका फॉर्मेट चेंज कर देगा। किस तरह चेंज करेगा, वो जो हमने वहां पे कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और आपको आउटपुट में एक न्यू फाइल देगा जिसकी एक्सटेंशन चेंज होगी। ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो लैम्डा के। आप देखो मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं उसमें मिनिमम टाइम आपको नजर आ रहा होगा विद इन 15 मिनट्स। 15 मिनट बहुत ज्यादा है, लेकिन इतने मिनट में होता नहीं है काम, 2 3 4 मिनट में हो जाता है काम हमारा। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 15 मिनट्स ले सकता है। अगर इससे ज्यादा कोई टास्क परफॉर्म लेगा कोई आपका फंक्शन, तो फेल हो जाएगा, आपका कोड जो है रन नहीं होगा, या आपको उसके आउटपुट नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो विद इन 15 मिनट्स हो जाए, उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए फिर हम लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। जी स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? लाइक यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ चेंज इमेज एक्सटेंशन, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे फर्ज कर लें कोई वेबसाइट है किसी कंपनी की, इसका नाम है इमेज कन्वर्ट जेपीजी। अगर आपने कोई फाइल कोई इमेज आपके पास, उसका आपने उसका एक्सटेंशन चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, चूज फाइल करोगे। तो चूज फाइल से क्या होगा, चूज फाइल से जो है ना, आप कोई इमेज यहाँ पे अपलोड करोगे, कोई फाइल अपनी डेस्कटॉप से अपने सिस्टम से यहाँ पे अपलोड करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे जितनी फाइल्स हैं, मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो फाइल्स हैं, आप सिनेरियो समझे, फाइल्स कहाँ पे जाके अपलोड होंगी, जो कंपनी के S3 बकेट है वहां पे जाके अपलोड होगी। तो जैसे ही वहां पे अपलोड होगी, तो हमारा इवेंट एक हैपन हो गया। ठीक है। तो हमने वहां पे ये चीज लिखी होती है कि जैसे ही S3 के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, हमारा लैम्डा फंक्शन तब रन होगा, उससे पहले रन नहीं होगा। तो जब तक कोई इमेज वहां पे अपलोड नहीं होगी, तो हमारा लैम्डा फंक्शन वैसे ही पड़ा रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे ही हमारी इमेज वहां पे अपलोड होगी S3 के अंदर, तो लैम्डा फंक्शन रन होगा और वो किसको कॉल करेगा, जो नेक्स्ट सर्विस जो कोई भी हो सकती है, आपकी अमेजोन सर्विस हो सकती है, डेटाबेस सर्विस हो सकती है, EC2 सर्विस हो सकती है, किसी को भी वो कॉल कर सकता है नेक्स्ट आगे जाके। ठीक है। तो वो फिर क्या काम करेगा, वो उसको जो भी अपने काम करवाना है उसको चेंज करना है, तो उस हिसाब से कोई भी सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जो सिनेरियो आप यहाँ पे ले सकते हैं लैम्डा के लिए। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई अपलोड करते हैं, तो उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी, JPG कन्वर्टर वाली इमेज हमारे पास, और उससे क्या होगा, उससे जो है ना हमें आउटपुट में दोबारा वही फाइल मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कन्वर्ट, कोई भी ले लें आपने, तार है इसको कन्वर्ट करना है JPG में, जिप में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या, स्टेप टू डिप्लॉय AWS लैम्डा। लैम्डा को यूज करने के लिए कौन कौन से स्टेप होता है जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो होता है क्रिएट अ लैम्डा हैंडलर क्लास इन योर कोड। ठीक है। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैंडलर क्लास को हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब लैम्डा हैंडलर क्या होता है, the handler enable you to specify where AWS Lambda can begin running your code. You can learn more about handler। यहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो कोड रन होगा, कोड हमारा रन होगा वो कहाँ पे रन होगा, मतलब उसके लिए बैकएंड पे कौन सी जो है ना वो प्लेटफॉर्म यूज होगा। अगर पाइथन के अंदर है तो उसके लिए हम अलग से प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, अगर हमारा कोड नोड जेएस के अंदर लिखा हुआ है तो उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं लैम्डा हैंडलर के अंदर। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो ये लेयर्स वाला है, अच्छा याद नहीं है। तो लैम्डा हैंडलर्स के अंदर क्या होता है, लैम्डा हैंडलर्स के अंदर हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा जो कोड है ना, वो एक्चुअली किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये कुछ लैंग्वेज होती हैं जिस तरह नोड जेएस होता है, पाइथन होता है, रूबी होता है, जावा, गो, सी बैश, पावर शेल। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर अपने कोड को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस लैंग्वेज के अंदर भी हमारा कोड लिखा हुआ है,
तो उसके लिए अलग से फिर हम वो प्लेटफॉर्म या वो इन्वायरमेंट वहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं लैम्डा हैंडलर के अंदर जा। फिर क्या करते हैं, क्रिएट योर एडब्ल्यूएस लैम्डा फंक्शन, तो वहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करते हैं। लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने का ये मतलब है कि हमारा जो लैम्डा फंक्शन रन कब होगा उसको हम ये बताते हैं। ठीक है, तो कौन सा इवेंट हैपन होगा तो हमारा लैम्डा फंक्शन जो है ना वो रन होगा, तो वहां पे हम ये स्पेसिफाई करते हैं क्रिएट योर एडब्ल्यू लैम्डा फंक्शन। फिर थर्ड काम हम क्या करते हैं, एडब्ल्यू अलाउ, यहाँ पे आई एम रोल असाइन करते हैं उसको। आई एम रोल का मतलब क्या होता है कि देखें मैंने आपको कहा कि जैसे S3 के अंदर कोई बकेट कोई चीज अपलोड होगी तो लैम्डा किसको कॉल करेगा, EC2 को कॉल कर सकता है, किसी सर्विस को कॉल कर सकता है, डेटाबेस को कॉल कर सकता है। तो कॉल करने का क्या मतलब है, वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन किस तरह हो गई, तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी AWS के अंदर हम एक सर्विस की दूसरी सर्विस का कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो उसको हमेशा एक रोल असाइन करते हैं। ठीक है, पढ़ा था ना हमने जब हम EC2 की लैब्स कर रहे थे, वहां पे हमने ये देखा था कि जो इंस्टेंस प्रोफाइल के नाम से एक सेक्शन होता है, लास्ट सेक्शन के अंदर जाके वहां पे एक रोल असाइन करते हैं उसको। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम को, अपने EC2 को सिस्टम मैनेजर के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो हम उसको SSM वाला रोल असाइन करते हैं। तो किसी भी सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेशन करवाने के लिए या इंटरेक्ट करवाने के लिए वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम भाइयों रोल का यूज करते हैं। तो इसी तरह आप लैम्डा भी एक सर्विस है, उसमें दूसरी सर्विस को कॉल करनी है, दूसरी सर्विस से कम्युनिकेशन करनी है, तो वहां पे उसको रोल साइन करेंगे ताकि वो इजीली उससे कम्युनिकेशन कर सके। अपलोड द कोड, फिर अपने वहाँ पे कोड को अपलोड करते हैं। इनवोक द AWS लैम्डा फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है वो हमारा इनवोक होता है, और बाद में हम उसको देख भी सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स होते हैं, क्लाउड वॉच होता है, उसको टूल को हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा कोड किस तरह रन हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम इन चीजों को अपने जो लैम्डा फंक्शन होता है, जो लैम्डा सर्विस होती है उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और सिनेरियो ले लेंगे, अगर कोई वो वाला सिनेरियो नहीं है, आप कोई और सिनेरियो लेना चाह रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं। कि अगर आप लैम्डा को यूज करना चाहते हो अपने सर्वर को ऑटो स्टार्ट एंड ऑटो स्टॉप करने के लिए, तब भी आप लैम्डा सर्विस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लैम्डा सर्विस को बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म ऐसे काम जो विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाए। तो मैंने आपको अभी तक कोई एग्जाम्पल ऐसे नहीं बताया जो 15 मिनट से ज्यादा जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे सुबह जो है ना रात को 2 बजे या रात को 12-1 बजे मेरे जो सर्वर है वो स्टॉप हो जाए, और सुबह 8 बजे जो है ना तमाम सर्वर मेरे ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाए। ठीक है, मैंने आपसे को क्या कहा था, मैंने आपसे पहले हम ऐसा पहले क्यों चाहते हैं ये पहले पढ़ लें, इसको देख लें। आपके पास मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं, तो 20 सर्वर चल रहे हैं, 30, 40, 50 सर्वर चल रहे हैं आपके पास, तो ऑब्वियसली वो सर्वर जितनी देर रन होंगे आपको उतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी देर के लिए पे फॉर व्हाट यू यूज। तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे, जब ट्रैफिक आती नहीं है या हम ट्रैफिक को यूज नहीं करते या हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक नहीं आती, हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है, तो हमारे सर्वर चलते रहे उस टाइम के ऊपर फिर। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस ही क्लोज है तो सर्वर चलाने का फिर क्या मकसद है वहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि हमारी कोई ऐसी कोई वेबसाइट है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है, कोई ऐसा बिजनेस है कि वहाँ पे जो है ना रात को 12 बजे के बाद क्लोजिंग हो जाती है। तो अगर क्लोजिंग हो जाती है तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं आएगा। तो आप जो है ना क्या करोगे, 12 बजे के बाद चाहते हो कि मैं डेली, या मुझे 12 बजे के बाद अपने तमाम सर्वर को मैन्युअली स्टॉप ना करना पड़े। ठीक है, और मॉर्निंग में दोबारा सुबह 6 या 7 बजे मुझे मैनुअली सबको स्टार्ट ना करना पड़े। उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, अपने सर्वर को ऑटोमेटिकली स्टॉप करने के लिए, ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लैम्डा का यूज कर सकते हो। ठीक है, लैम्डा फंक्शन यूज करो, वहाँ पे कोड लिखो, उसके थ्रू क्या होगा, जैसे ही वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड आएगा 12 बजेंगे तो वो ऑटो स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही सुबह 6 या 7 बजेंगे जो भी हमने टाइम स्पेसिफाई किया होगा तो वो ऑटो स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है आपको। मैं जरा डायग्राम में बड़ा कर देता हूँ। स्केड्यूल टू ट्रिगर AWS लैम्डा स्टॉप इंस्टेंस एट नाइट, यहाँ पे आप ये बताते हो कि मेरा जो लैम्डा फंक्शन ट्रिगर कब होगा, कब रन करेगा, तो वो टाइम स्पेसिफाई करते हैं। लैम्डा फंक्शन ट्रिगर टू स्टॉप EC2 इंस्टेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, उसको एक रोल असाइन करेंगे, लैम्डा फंक्शन को एक रोल असाइन करेंगे कि आप हमारे EC2 से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है,
वरना तभी वो उसको स्टॉप या स्टार्ट करेगा। उसके अलावा अगर आप कोड लिख भी देंगे, उसको रोल आपने साइन नहीं किया, तो वो उसको स्टॉप या स्टार्ट नहीं करेगा। और हमारा जो EC2 स्टैंड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे। उसी तरह मॉर्निंग के जो भी हमने टाइम स्केड्यूल किया होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे आप लैम्बडा को यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। फिर हम एक और कॉन्सेप्ट आता है लैम्बडा के अंदर, लैम्बडा लेयर्स का। ठीक है। लैम्बडा लेयर्स को हम यूज क्यों करते हैं, आपने इसको देखना है। ये देखें, layers enable you to keep your deployment package small, which helps make deployment easier. You can avoid errors that might occur when you install and package dependencies. ऑब्वियसली जब हम कोड लिखते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिपेंडेंसीज, डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो वो सारा काम अगर हम कोड के अंदर लिखेंगे और वो पूरा कोड रन करवाएंगे, तो वो एक तो हमारा डिप्लॉयमेंट जो पैकेज होगा जहाँ पे कोड लिखा हो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे लेयर्स का यूज करते हैं। लेयर्स के अंदर क्या होता है, लेयर्स के अंदर ये होता है कि हम लेयर, हमारा डिप्लॉयमेंट पैकेज होता है वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है। ठीक है। और उसके अंदर भी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें जो वो बाद में भी उठा सकता है, जो कोई ऐसी डिपेंडेंसी है उस कोड को रन करने के लिए, कोई ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन को पिक करना है उस कोड ने, तो वो अलग से उसको उठा सकेगा। उससे क्या होगा कि वो सारी एक्स्ट्रा चीजें वो अपने कोड के अंदर एंटर नहीं कर रहे, वो अलग से अलग जगह पे जाके वो सेव होंगी लेयर्स के अंदर, वो वहां से उसको ऑटोमेटिकली उठा लेगा हमारा कोड। ठीक है। उसके लिए फिर लैम्बडा लेयर का यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, you can avoid errors that might occur when you install and package dependencies with your function code. For Node.js, Python, and Ruby function, you can develop your function code in the Lambda console if you keep a development package under 3 MB। कि यहाँ पे अगर तुम खुद कोड वहां पे लिख रहे हो, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वहां पे डिप्लॉयमेंट पैकेज 3 MB ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या आपने लिमिट याद रखनी है। अगर हम Node.js, पाइथन या रूबी के अंदर कोड लिख रहे हो, a function can use up to 5 layers। तो अगर डिप्लॉयमेंट पैकेज आपका ज्यादा है तो वहाँ पे आप लेयर बाय स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। ठीक है। वहाँ पे लेयर्स का यूज कर सकते हो। The total unzipped size of the function and all its layer cannot exceed the unzipped deployment package size limit, इसकी 250 लिमिट है। कि आप चाहे लेयर भी यूज कर रहे हो, लेकिन उसका जो अनजिप डिप्लॉयमेंट पैकेज है वो 250 MB ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसका जो इस तरह फाइल साइज होता है ना, 250 MB होता है, केबीज के अंदर होता है, एमबीज के अंदर होता है, जीबीज के अंदर होता है। इसी तरह वो जो फाइल साइज होगा जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, तो वो जो डिप्लॉयमेंट पैकेज है वो 250 MB ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। साइज लिमिट्स डिस्कस। ठीक है। तो आपने चीज याद रखनी है, अगर वहां पे आप डायरेक्टली कोड लिख रहे हो नोड जेएस, पाइथन के अंदर, रूबी के अंदर, तो उसका जो साइज है वो 3 MB है। लेकिन अगर आप लेयर्स के अंदर चीजों को यूज करो, लेयर स्ट्रक्चर यूज करो, तो वहाँ पे जो टोटल लेयर स्ट्रक्चर है अप टू 5 लेयर्स यूज कर सकते हो। लेकिन जो 5 लेयर के अंदर जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे 250 MB ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका कोड साइज, कोड का साइज 250 MB ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, उसका जो टाइम पीरियड होता है कोड को रन एग्जीक्यूट करने का वो होता है 15 मिनट। तो ये आपने इस तरह की चीजें याद रखनी है। यही पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। या डिप्लोमेंट पैकेज क्या होना चाहिए, या डिप्लोमेंट पैकेज को स्मॉल करने के लिए जो ना हम किस सर्विस का यूज कर, किस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, वहां पे हम लेयर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। AWS Lambda does limit the amount of compute and storage resources that you can use to run stored function. For example, as of its writing, the maximum memory allocation. Obviously, lambda के आपके पास एक जो है ना कंप्यूट सर्विस है। अगर कंप्यूट सर्विस है तो ऑब्वियसली कंप्यूट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हमारे डिफरेंट कंप्यूटेशन टास्क परफॉर्म हो गए। ठीक है। वहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। वहाँ पे कंप्यूट सर्विस था, कोई भी ना उसको ये पता होगा 2+2 कितने होते हैं, कोई भी काम परफॉर्म कर सके हमारे लिए, उसको हम बोलते हैं कंप्यूट सर्विस। ठीक है। जहाँ पे कंप्यूट रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूट सर्विस। तो अगर ये कंप्यूट सर्विस है, जो ऑब्वियसली इसको हम फिर जो कंप्यूट सर्विस होती है उसको हम फिर डिफरेंट रिसोर्सेज भी देते हैं। रिसोर्सेज के अंदर मतलब क्या मतलब है, तो उसको मेमोरी भी देंगे,
रन करने के लिए कितनी मेमोरी, तो उसका जो मेमोरी एलोकेशन है फॉर सिंगल लैम्डा फंक्शन उसकी लिमिट है 3 GB। एक लैम्डा फंक्शन के लिए आप 3 GB मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। लैम्डा ऑल्सो लिमिट को वहां पे अपने ये लिख दिया कि 250 जो है ना उसका पैकेज साइज होता है, और 3 GB उसकी मेमोरी एलोकेशन होती है, और 50 मिनट्स उसका रन टाइम होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो अपने उसकी लिमिटेशन होती है याद रखनी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 GB कि जो मेमोरी एलोकेट करोगे वो 3 GB ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक लैम्डा फंक्शन के लिए। और जो डिप्लॉयमेंट पैकेज है उसका वो 250 MB ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपके पास जो है ना उसका जो रन टाइम है वो 50 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशन जो आपने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आपसे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है द मैक्सिमम मेमोरी एलोकेशन फॉर अ सिंगल लैम्डा फंक्शन इज 3 GB। द मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ लैम्डा फंक्शन इज 15 मिनट्स। ठीक है, और उसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट पैकेज वाला है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 250 MB पैकेज है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। तो ये आपने इसको अच्छे से देखना और याद कर लेना। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि लेयर्स का जो लेयर स्ट्रक्चर होता है वो हम किस तरह यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें जरा, लैम्डा लेयर्स पे आ जाएं। ये देखें, लैम्डा फंक्शंस कंपोनेंट विदाउट लेयर के लेयर के अगर आप विदाउट लेयर कर रहे हो, लेयर स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, आप फंक्शन डिफरेंट फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। एक फंक्शन ने ये क्रिएट किया हुआ है, एक फंक्शन ये अलग काम परफॉर्म करेगा, इसका पर्पज अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, दोनों फंक्शन के अंदर जो है ना हमने डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं, पूरा कोड, पूरा कोड पूरी लाइब्रेरीज वहां पे हमने उसको दी हुई है। हर फंक्शन के अंदर जो सेम वो भी यूज कर रहा है वो भी यूज कर रहा है। अगर हम लेयर्स यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेयर बना के अलग से उसकी डिपेंडेंसीज, कोड डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज अलग से वहां पे उसको बना लेंगे। तो जब भी हमारा फंक्शन रन होगा तो फंक्शन का अपना जो साइज होगा वो कम होगा। ठीक है, वो जब डिपेंडेंसी लाइब्रेरी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अलग से लेयर के अंदर, अलग लेयर के अंदर जाके उसको लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा डिप्लॉयमेंट पैकेज होता है वो स्मॉल होता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हम लेयर को क्यों यूज करते हैं, अपने डिप्लॉयमेंट पैकेज को स्मॉल रखने के लिए लेयर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं।